हेलो साथियों, वेलकम टू न्यू क्लास है। जैसे कि साथियों, पिछली वीडियोज़ में हमने आपको 1 फरवरी का मॉर्निंग वाले शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन करवाया था। अब हम सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे 1 फरवरी 2023 का। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी का जो वर्तमान ट्रेंड है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इर्द गिर्द ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम देखने को मिलते हैं। तो 90% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। तो ये जो आगामी एग्जाम है जो 20 फरवरी से 12 मार्च के बीच में आयोजित होगा एसएससी जीडी का, उनके लिए एसएससी जीडी के जस्ट 2023 के जनवरी फरवरी में जो एग्जाम हुए थे वो सारे पेपर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पेपर के एक एक क्वेश्चन आपके उंगलियों पे होना चाहिए, जिससे कि आपको पूरा पैटर्न का पता रहेगा, कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या लेवल रहा था। और कुछ क्वेश्चन तो आपको 90% क्वेश्चन तो आपको ऐसे के ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से मिल जाएंगे। तो अगर आपने थ्योरी कंप्लीट की है तो आप यहाँ से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर देख के आप लेवल पता लगा सकते हो कि किस लेवल का हमको पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। ये ऑफिशियल पेपर इसलिए आपको क्वेश्चन के आंसर डायरेक्ट टिक किए हुए मिलते हैं। कोई भी एग्जाम आपने कभी एसएससी को दिया होगा तो उसके आंसर सीट आंसर की आती है, तो उसमें ऐसे ही पेपर एसएससी ऑफिशियल प्रोवाइड करवाती है। तो ये वही सारे पेपर आपको कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो हमारी मेहनत के लिए आप जरूर वीडियो को शेयर करो और लाइक करना है, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाने का। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन जो कि रीजनिंग का था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? 1, 5, 17, 53 के बाद कौन सी संख्या आएगी? तो हमको यहाँ पर नजर आ रहा है कि 1 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 का। और 5 और 17 के बीच में कितने का है? 12 का। और 17 और 53 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 36 का। तो 4 3 12, 12 3 36। तो अगली संख्या क्या हो जाएगी कि 4 इंटू 3 हो रहा है तो 12, 12 इंटू 3 हो रहा है तो 36 ऐड हो रहा है तो 36। अगले से 53 में क्या संख्या ऐड होगी? 36 इंटू 3। 36 इंटू 3 करते हैं तो ये आ जाता है कितना? 108। 108 प्लस 53 करते हैं तो आ जाता है 61, 161। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें कुछ नहीं हो रहा, इनमें जो डिफरेंस है वो देखेंगे। इसमें 4 का, इसमें 12 का, इसमें 36 का। तो 4 के बाद 12 कैसे आया? 4 3 12। फिर अगले में जो ऐड होगा वो 4 3 12 36 ऐड हो गया। इसमें 17 में 36, फिर 53 में क्या ऐड होना चाहिए? तो 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 का इंटू 108, 108 प्लस 53, तो ये आ जाएगा 161। क्वेश्चन नंबर 2, उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध निम्न अंकित समुच्चयों की संख्याओं में है। ये कौन कौन सा समुच्चय? 40, 175, 15, 30, 133 और 11। अब हम इसको देखेंगे कि इनमें क्या संबंध नजर आ रहा है। तो पहले सेट में क्या संबंध नजर आ रहा है? पहले सेट में यह संबंध हो जाएगा कि जो 40 माइनस 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 25। 25 इंटू 7 करेंगे तो आ जाएगा 175। कैसे? ये 40 माइनस 15 तो 25, 25 इंटू 7 करेंगे तो 175। ऐसे ही हमको नजर आएगा कि 30 माइनस क्या करेंगे? 11, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 19। 19 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 133। ऐसे ही अब हमको फर्स्ट ऑप्शन नजर आ रहा है इसमें क्या कि 25 माइनस 12 करेंगे तो आ जाएगा 13। 13 इंटू 7 करेंगे तो 13 7 91। तो ये सेट इसको फॉलो करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एक निश्चित कोट भाषा में POPLE पीपल को QEOQME लिखा जाता है और मंकी को NOOLEZ लिखा जाता है। उसी भाषा में सिल्वर कैसे लिखा जाएगा? तो सिल्वर कैसे लिखा जाएगा, इसमें हमको नजर आ रहा है कि जो हमारे पीपल है, पी के बाद क्या आता है? क्यू। ई ऐसे कैसे लिखा हुआ है? ओ भी ऐसे कैसे? पी के बाद क्या आता है? क्यू, तो क्यू। एल के बाद क्या आता है? एम। और ई एस के ऐसे ही। तो इसमें क्या ट्रिक फॉलो हो रहा है? इसमें हो रहा है कि जो हमारे व्यंजन है, जो व्यंजन है वो उसका तो अगला अल्फाबेट आ जाता है, और जो कि स्वर हैं जो ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। ऐसे मंकी में एम व्यंजन है तो एम का नेक्स्ट एन। ओ स्वर है तो ओ का ओ आ जाएगा, स्वर के स्वर। और एन, एन के बाद क्या आता है? क्योंकि एन व्यंजन है तो एन के बाद ओ, ओ आ गया। के बाद नेक्स्ट, क्योंकि के भी व्यंजन है तो के एल। ई स्वर है तो ई का ई आ जाएगा और वाई के बाद आता है जेड। ऐसे अब सिल्वर में हो जाएगा। एस व्यंजन है तो एस के बाद क्या आता है? टी, तो टी आ जाएगा। आई स्वर है तो स्वर के स्वर रहेगा। एल के बाद क्या आ जाएगा? एम। वी के बाद क्या आएगा?
W और E ऐसे कैसे रह जाएगा और R के बाद S। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो हमको इनको अरेंज करना है कि अंग्रेजी शब्दकोश में पहले कौन सा हमारा वर्ड आएगा। तो अंग्रेजी शब्दकोश का नियम क्या होता है कि ABCD क्रम के अनुसार देखेंगे कि जो पहले लेटर होएगा जिस नंबर पे तो वो आएगा, जैसे कि B और C में B पहले आता है। इसी प्रकार अगर दो लेटर सेम है तो हम सेकंड स्थान पे देखेंगे, फिर थर्ड पे देखेंगे, फिर फोर्थ के। तो हमको इस हिसाब से सेट करना है। तो पहला लेटर देखते हैं, तो इनमें सब में पहला लेटर कॉमन है, फिर सेकंड में N कॉमन है, तो हम थर्ड को देखेंगे। थर्ड में सबसे पहले क्या आता है I, D, H और I, तो सबसे पहले D आता है, तो पहले नंबर पर क्या आएगा, थर्ड आएगा। उसके बाद D के बाद H आता है तो 4, पहले तीसरा आएगा फिर 4 आएगा। अब इधर भी I फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, फर्स्ट सेकंड ये तो हमारे दो अक्षर हो गए। अब फर्स्ट सेकंड और 5 में I आए तीसरे नंबर पर, तो हम चौथे पे देखेंगे। चौथे पे C पहले आएगा V और F से, तो दूसरा आएगा, तो ये भी हमारा हो गया। अब हम देखेंगे फर्स्ट और 5 में, 3 तक UNI, F चौथे पे F है और फर्स्ट में V है, तो F पहले आता है या V, तो F पहले आता है, तो हमारा पहला आएगा 5, फिर आएगा फर्स्ट। तो ये कहाँ मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर थर्ड में मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आएगा, जो प्रश्न चिन्ह है। तो हमको नजर आ रहा है कि पहला ये B से स्टार्ट हो रहा है, ये C से, ये D से, तो यहाँ पर किससे स्टार्ट होना चाहिए, E से। तो E से स्टार्ट होगा तो कौन सा शब्द बन सकता है, ये Z से हो रहा है तो ये नहीं हो सकता, ये A से हो रहा है ये भी नहीं, ये V से तो ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहला B फिर C फिर D, तो यहाँ आना चाहिए E के बाद F। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे वाले लेटर को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही लेटर से हमारा निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, एक कूट भाषा में अवर संस्कार को फोडा बी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। संस बर्थडे टुडे को ला पूजा के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और टुडे अवर मैच को ही डाला के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। शब्द कार मैच के लिए कोड क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 ही बी। वो कैसे, वो देख लेते हैं। जैसे हमको क्वेश्चन में दिया गया अवर संस्कार का फूडा भी, ये फूडा भी, और संस बर्थडे टुडे का ला पूजा। अब हम इन दोनों सेंटेंस में देखेंगे क्या कॉमन नजर आ रहा है। तो इसमें संस आ रहा है, इधर भी संस है, तो इसका जो पास कोड वो है फूडा भी, इसका ला पूजा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे फू है और यहाँ पे फू है, तो संस का तो हो जाएगा क्या फू, तो निकल के आ गया संस का फू। अब हम आगे देखते हैं कि संस बर्थडे टुडे और टुडे अवर मैच, इसमें टुडे कॉमन है, इसमें भी टुडे कॉमन है। तो अब इन दोनों के पास कोड में क्या कॉमन आ रहा है, ला पूजा और हिडा ला, तो ला कॉमन आ रहा है, इधर भी ला इधर भी ला, तो ला हो जाएगा टुडे का। अब हम अगला देख लेते हैं कि टुडे का हमारा क्या है, ला हो गया है। अवर मैच का क्या हो जाएगा, ही डा, हिडा में से क्या बचेगा, ही मैच का हो जाएगा, और अवर का क्या हो जाएगा, बी। तो हमसे पूछा कि कार मैच का क्या हो जाएगा, तो कार के क्या हो जाएगा बी, और मैच का क्या हो जाएगा ही, तो बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 63, 60, 66, 57। तो इसका राइट आंसर आएगा 69। वो कैसे आएगा, वो हमको नजर आ रहा है कि 63 प्लस 3 करेंगे तो 66 आएगा, और 66 प्लस 3 करेंगे तो 69 आएगा, और 60 में से -3 होके 57। तो इसमें जो श्रृंखला बन रही है वो इस प्रकार बन रही है कि जो फर्स्ट है उसमें हम जब 3 ऐड करेंगे +3 तो थर्ड वाली संख्या आ जाएगी। तो 63 यहाँ पे फर्स्ट पे, तो थर्ड पे क्या आ जाएगा 66। तो सेकंड का संबंध फोर्थ से, फोर्थ में सेकंड और फोर्थ में संबंध क्या है कि -3 का। फर्स्ट का थर्ड में तो प्लस हमको 3 करना है और सेकंड फोर्थ में हमको -3 करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 8 व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में प्रत्येक में 4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। पंक्ति फर्स्ट में ABCD बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। पंक्ति सेकंड में VXYZ बैठे हैं और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। B A के बगल में बैठा एकमात्र व्यक्ति है और A Y के ठीक सामने बैठा है। V अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है और C के ठीक सामने है। D C के बाएं और ठीक बगल में है और X के ठीक सामने बैठा है। Y के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, तो कौन बैठा है, वो Z बैठा है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कैसे वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हम 4 दक्षिण की तरफ बैठे हैं, A B C और D, और 4 हमारे उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। अब हम देखेंगे कि B A के बगल में बैठा एकमात्र व्यक्ति है। तो A अगर इधर होगा, A इधर होगा, तो B A के बगल में बैठा एकमात्र व्यक्ति है, तो A के बगल में तो एकमात्र व्यक्ति B है, क्योंकि अब इधर साइड वो नहीं आ सकता, तो क्योंकि A हमेशा कौन ही पाएगा तो ही B बैठ सकता है। तो ये हो गया। अगली लाइन पढ़ते हैं। A Y के ठीक सामने बैठा है, तो A Y के ठीक सामने बैठा है, तो Y इधर हो गया और ये A के सामने है। आगे V अपने पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पे बैठा है। अब हम A इधर भी ले सकते हैं और B इधर ले सकते हैं, लेकिन अब हम एक तरफ लेके चलते हैं, तो पहले हम इस साइड से लेके चल लेते हैं, फिर इस साइड से लेके चल लेंगे। V अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पे बैठा है, तो V अपनी पंक्ति के बाएं सिरे पे बैठा है, तो पंक्ति ये रही और इसका बाएं सिरा ये रहा, तो यहाँ पे V आ गया, तो ये V हो गया। तो अब इससे क्लियर हो जाता है कि Y इधर ही आएगा और A इधर आएगा और B भी इधर आएगा। C के ठीक सामने बैठा है, तो V के सामने क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। अब ऊपर क्या बचा, A B C, यहाँ D आ जाएगा। और नीचे हम देख लेते हैं, अभी नीचे कन्फ्यूजन है। D C के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो D C के बाईं ओर ही है, और X के ठीक सामने है, तो D के सामने क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। बच्चा कौन से यहाँ Z, तो इस टाइप से बन जाएगा। तो Y के बाएं ठीक बगल में कौन बैठा है, तो ये Y हो गया, इसका बायां ये इस साइड को जाता है और ये Z रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसमें ZLJI XJHG VHAP क्वेश्चन मार्क RDB है, तो इसमें जो आएगा वो क्या आ जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कैसे, वो इस प्रकार हो रहा है कि पहले हमारा जो Z है उसके बाद X आ रहा है, तो Z और X में कितने का गैप है, Z में -2 करते हैं, 26 - 2 करते हैं तो 24 आता है, 24 पर X होता है, तो Z -2 किया तो X। ऐसे L -2 करेंगे तो हमारा J आ जाएगा, और J -2 करेंगे तो H आ जाएगा, और I -2 करेंगे तो G आ जाएगा। इस प्रकार से हर लेटर से -2 हो रहा है। ऐसे X में से -2 करेंगे तो V आएगा, J में से -2 घटाएंगे, कम पीछे आएंगे पीछे तो H आ जाएगा, H में से -2 कम करेंगे तो हमारा F आ जाएगा, और G में से 2 कम करेंगे तो E आ जाएगा। तो V में से 2 कम करेंगे तो T आएगा, H में से 2 कम करेंगे तो F आएगा, F में से 2 कम करेंगे तो D आएगा, और E में से 2 कम करेंगे तो C आएगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हर लेटर में से -2 घट रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, 6 व्यक्ति A B C D E और F एक वृत्ताकार मेज के परिध मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। E B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, F B और A के ठीक बगल में बैठा है, D F के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, C के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो C के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, वो E बैठा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे, वो इस प्रकार हो जाएगा कि ये वृत्ताकार मेज है और इसमें कितने लोग हैं, 6 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ई बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, मान लेते बी यहाँ बैठा है, तो इसका दाईं ओर चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एफ बी और ए के ठीक बगल में बैठा है, एफ है जो बी और ए, तो बी ये रहा, तो बी और ए के बगल में बैठना चाहिए, तो लेकिन इसके बी और ई आ रहा है यहाँ पे, तो ए यहाँ आ जाए तो यहाँ पे आ सकता है एफ। अब आगे बढ़ते हैं कि एफ बी और ए के ठीक बगल में बैठा है, डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो बी डी है जो एफ के बाईं ओर चलते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा डी आ जाएगा। बचा कौन सा, बचा हमारे पास सी, तो यहाँ सी आ जाएगा। तो सी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है ई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11, वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है। तो हमको ये वाली आकृति जो नीचे कोना है इस टाइप से कहीं भी नजर नहीं आ रही है, इसमें ये वाली सेकंड आकृति नजर आ रही है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12, कि 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय कीजिए कि कौन से या कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन
कुछ टेप ग्लू है, कुछ ग्लू पेंट है, सभी पेंट कंप्यूटर है। तो हम इसका वेन आरेख बना लेंगे। जब वेन आरेख बनाएंगे तो किस टाइप का वेन आरेख बनेगा कि सबसे पहले कुछ टेप, मतलब ये टेप हो गया, तो ग्लू है तो ये टी हो गया टेप, और ये हमारा जी ग्लू हो गया। तो इनमें ये कॉमन हो गया जो कुछ टेप ग्लू है, कुछ ग्लू पेंट है, तो कुछ ग्लू पेंट है, तो ये पी हो जाएगा। आगे हमने सभी पेंट कंप्यूटर है, तो ये पेंट है, ये सारे कंप्यूटर के अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये हमारा सी कंप्यूटर हो गया। अब निष्कर्ष क्या है, फर्स्ट कुछ टेप पेंट है, तो टेप ये रहा और पेंट ये रहा, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नज़र आ ही नहीं रहा, कोई मैच हो ही नहीं रहा, क्योंकि ये पेंट रह गए यहाँ तक और ये टेप रह गया, तो इनमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो ये तो गलत हो गया। तो पहला निष्कर्ष तो गलत हो गया। अब सेकंड, सभी ग्लू, ये तो गलत हो गया, सभी ग्लू पेंट हैं। ग्लू हमारा ये रहा मिडिल वाला ये, और सभी ग्लू पेंट हैं, और ये पेंट है, तो सभी ग्लू पेंट नहीं है, कुछ ग्लू पेंट हो सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। कुछ ग्लू कंप्यूटर हैं, तो ये ग्लू हो गया, हमारा कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमारा ग्लू हो गया और ये हमारा कंप्यूटर हो गया, तो कुछ ये कॉमन हिस्सा आ रहा है, तो कुछ ग्लू कंप्यूटर है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो के बी टी का संबंध पी ई यू से हो जाएगा, तो किस प्रकार हो जाएगा ये देख लेते हैं। पहले के बाद पी आ रहा है, तो इनमें कितना का प्लस ऐड हो रहा है, प्लस माइनस, तो के में जब हम 5 ऐड करेंगे तो पी आ जाएगा। बी 2 पे आता है, 2 में हम 3 ऐड करेंगे तो 5 पे क्या आता है ई, तो ई आ गया। टी 20 पे आता है, 20 में हम कितना ऐड करें, 1 करें तो 21 पे क्या आता है यू, तो पहले +5 फिर +3 फिर +1। ऐसे ही हम देखेंगे थर्ड और फोर्थ में यू में +5 ऐड करेंगे तो 21 पे यू आता है, +5 करेंगे 26 पे क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा। इसी प्रकार से क्यू में हम 3 ऐड करेंगे, क्यू कितने पे आता है 17 पे, 3 ऐड करेंगे तो 20 पे टी आ गया। ए कितने पे आता है 1 पे, 1 में एक ऐड करेंगे तो 2 पे बी आएगा। ऐसे ही ऐप में 5 ऐड करेंगे तो ऐप 6 पे आता है, तो 11 पे कौन सा डिजिट आ जाएगा, 11 पे हमारा आ जाएगा के। और जे में हम तीन ऐड करेंगे तो जे में 3 ऐड करने के बाद कौन सा लेटर आएगा, तो एम आएगा। तो पहले क्या आएगा के फिर एम, और आर में हम 1 ऐड करेंगे तो आएगा एस, तो के एम एस ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और शब्द में अक्षरों, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। जैसे शंकु एक आकृति है, तो कार क्या है, एक वाहन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ए पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो, हाउ विल इट अपीयर व्हेन अनफोल्डेड। अब हम इसको ऐसे, इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में हमको एक A4 साइज का पेपर मिलेगा, उस पेपर को फोल्ड करके उस पेन से पेन की जो निब होती है उसको हमको छेद करके हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से आकृति बनेगी। तो ये आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, या फिर हम अंदाज से भी कर सकते हैं कि पहले इस तरफ यूँ टर्न करेंगे पेपर को, फिर इस तरफ टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद जब हम इसको खोल के देखेंगे तो ये हमको आकृति थर्ड जैसी नजर आएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, A@B का अर्थ है ए बी का पति है, A एंड B का अर्थ है ए बी की माता है, A#B का अर्थ है ए बी की पुत्री है, A% का अर्थ है ए बी का सहोदर है। यदि P#P@W %F एंड K है तो R K से किस प्रकार संबंधित है, तो R K से संबंधित होगा मोसेर बहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये हम इसको ऐसे रख के देखेंगे कि जैसे R#P, तो हैशटैग का मतलब क्या है, ए बी की पुत्री है, तो R P की पुत्री है, तो ये P हो जाएगा। इसका पता नहीं पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, और पुत्री है तो R इसकी पुत्री है, तो ये माइनस लगा देते हैं किसके लिए, स्त्री के लिए, और प्लस लगा देंगे हम P के ऊपर, क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अगर मैन हुआ तो, वोमेन हुआ तो माइनस लगा देंगे। तो ये हो गया कि P की पुत्री क्या है, R है।
तो आर क्या है, पुत्री। आगे हम देखेंगे P@W, अर्थात क्या संबंध नजर आ रहा है, एट द रेट का क्या है कि ए बी का पति है, तो P W का पति है, तो ये W हो जाएगा, इसका ये आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए। आगे W प्रतिशत एफ, तो प्रतिशत का अर्थ है ए बी का सहोदर है, तो इसका सहोदर और किसका हो जाएगा, W का सहोदर मतलब भाई, सह उदर मतलब एक ही गोद से उत्पन्न। आगे एफ एंड के, एंड का मतलब होता है ए बी की माता है, तो एफ के की माता है, एफ है जो के की माता है, ये के है तो ये माता है, तो ये भी स्त्रीलिंग होगी, तो ये दोनों बहन बहन हो गए, क्यों सह उदर हैं दोनों, W और F, जैसे कि ए और बी सह उदर है तो WF सह उदर हो गए, और इसकी ये पुत्री है और इन दोनों की पुत्री ये है, तो आर और के में क्या संबंध हो जाएगा, मौसेरी बहन, क्योंकि ये दोनों बहन बहन है तो ये दोनों मौसी होगी, ये मौसी की लड़की हो जाएगी तो मौसेरी बहन हो जाएगी आर और के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब कौन सी आकृति आ सकती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कैसे, यहाँ पे पहले स्टार, यहाँ पे तीर का एरो है, फिर इधर, फिर वापस उधर, फिर इधर वापस उधर, तो अब की बार किधर हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हमको ये फर्स्ट भी सही है और फोर्थ भी सही है एरो। हम इसको देखें, इसमें पहले वाइट फिर डार्क फिर वाइट फिर डार्क फिर वाइट फिर डार्क आएगा, तो इसमें वाइट है तो ये भी नहीं हो सकता, ये डार्क है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए समीकरण में स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से गणितीय चिन्हों का सही संयोजन का चयन करें। 45 स्टार 15 स्टार 13 स्टार 52 स्टार 26 स्टार 37। तो इसमें हम चेंज करेंगे, तो पहले हम भाग आ जाएगा, दूसरे में गुना, तीसरे में बराबर और फिर भाग फिर प्लस। कैलकुलेट करेंगे तो ये आपस में एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि जब एक दूसरे कैलकुलेट करेंगे तो कम, इधर भी 39 आएगा इधर भी 39 आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। 112 माइनस 14 डिवाइड 40 प्लस 4 इंटू 18 इक्वल टू 40। अब हम भाग और माइनस को आपस में एक्सचेंज कर देंगे, तो जो हमारी समीकरण क्या बन जाएगी फिर, 112 भाग 14 माइनस 40 प्लस 4 इंटू 18। कैलकुलेट करेंगे तो ये 40 के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार एम पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। अब हम जब दर्पण को एम पर रखेंगे तो किससे चालू होएगा, पहले आई से चालू होगा और बायां का दायां दायां का बायां दिखेगा, ना कि ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर। अब हम देखेंगे आई, तो आई का दायां बायां सेम होता है तो आई सेम रहेगा। उसके बाद के का दायां का बायां हो जाएगा, बायां का दायां, तो हमको यहाँ पे चारों आकृति में के सही दिया हुआ है। एच देखें, एच भी हमको सही दिया हुआ है। एन हम देखेंगे कि एन इसमें उल्टा दिया हुआ है तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर बाकी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में सेम है, सही है। एफ देखेंगे, एफ इसमें उल्टा कर दिया तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। अब फर्स्ट और 4 बचा। अब एफ के बाद क्या आना चाहिए, टी दोनों में सही है, इसमें भी सही है और इसमें भी सही है। फिर आना चाहिए आर इसमें भी सही इसमें भी सही। फिर हमारे पास डब्लू आना चाहिए, तो यहाँ डब्लू है यहाँ एम है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये हमारे मैथ का सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम जीके वाले सेक्शन की बात करते हैं। जो बी सेक्शन है वो जीके का था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे साक्षरता दर सबसे कम है राजस्थान की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और उसके बाद है बिहार की। कई एग्जामों में बिहार नंबर 1 दे रखा है, राजस्थान सेकंड पे। लेकिन क्या है कि जो 2011 की ऑफिशियल जनगणना के अनुसार राजस्थान नंबर 1 है और बिहार सेकंड पे। 2015 में उसमें करेक्शन किया था, तब बिहार नंबर 1 हो गया था और राजस्थान दूसरे नंबर पे। ये हम ऑफिशियल जनगणना है, तो ये हम देखेंगे कि ये पुरुष साक्षरता दर है और ये महिला साक्षरता दर है, ये टोटल साक्षरता दर है। तो इसमें हम राजस्थान और हम बिहार के देखेंगे, तो बिहार की महिलाओं के 53.33% और राजस्थान के 52.66%। तो इसलिए राजस्थान की महिला साक्षरता दर सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा किसकी है, तो सबसे ज़्यादा है केरल की। वैसे ओवरऑल देख लेते हैं, भारत की साक्षरता दर क्या है 74.04, पुरुषों की क्या है 82.14 और महिलाओं की कितनी है 65.46। और इसमें जो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है वो है केरल की। केरल की देख लेते हैं,
सबसे साक्षर दर पुरुषों की 96.02 और महिलाओं की 91.98। और लेकिन लक्षद्वीप की केरल से भी ज़्यादा है। महिलाओं में तो सबसे नंबर 1 केरल आता है और पुरुषों में नंबर 1 लक्षद्वीप आता है, लेकिन राज्यों की बात करते हैं जब केरल आता है नंबर 1 पे पुरुष साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मिल्खा सिंह को। जो मिल्खा सिंह है उनका जन्म हुआ था 20 नवंबर 1929 को। उनकी मृत्यु हुई थी 18 जून 2021 को। जिन्हें द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, ये मिल्खा सिंह और एक भारतीय ट्रक और फील्ड धावक थे जो भारतीय सेना में सेवा करते समय इस खेल से परिचित हुए थे कि ये रनिंग एथलीट्स ये सब कहाँ इनको परिचित हुआ था। जैसे कि हमने मूवी में भी देखा था कि ये पहले आर्मी थे, फिर ये रनिंग इन्होंने स्टार्ट किए थे जब इनके बहुत ये अच्छी रनिंग करते थे। वह एशियाई खेलों के साथ साथ राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर में स्वर्ण जीतने वाले एकमात्र एथलीट है। उन्होंने 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने मेलबर्न में 1956 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, रोम में 1960 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और टोक्यो में 1964 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनकी खेल उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जिस दौड़ के लिए मिल्खा सिंह को सबसे ज़्यादा याद किया वह है 1960 के ओलंपिक खेलों में 400 मीटर फाइनल में उनका चौथा स्थान। क्वेश्चन नंबर 3, 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? तो औद्योगिक क्षेत्र का योगदान था 11.8%। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? तो कौन थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक? बाणभट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बाणभट्ट संस्कृत गद्य के सबसे कुशल लेखकों में से एक हैं, जिन्हें उनकी तीर्थ ग्रंथ हर्षचरित के लिए जाना जाता है। बाणभट्ट भारत के संस्कृत लेखक थे जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन की जीवनी जो उन्होंने लिखी थी उसे हर्षचरित के नाम से जाना जाता है। बाणभट्ट का पहला ऐतिहासिक कार्य हर्षचरित है। उन्होंने राजा हर्षवर्धन के दरबार में अस्थायी कवि के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 के थर्ड के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गण पूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का डैश भाग है। तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10वां भाग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अनुच्छेद 100 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने का कोरम सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा होता है। अगर सदन में कोरम नहीं है तो सभापति का कर्तव्य हुआ कि या तो सदन को स्थगित करे या बैठक को तब तक के लिए स्थगित कर दे जब तक कि कोरम पूरा न हो। राज्यसभा की कुल सदस्यता 245 है, इसलिए 25 सदस्यों की उपस्थिति कोरम है जो इसकी बैठक का गठन करने के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तक अभिषेक एक डैश त्योहार है। तो ये जैनों का एक त्योहार है महामस्तक अभिषेक। महामस्तक अभिषेक जैन धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सवों में से एक है। यह उत्सव दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोला में 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। श्रवणबेलगोला में जैन संत गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची एकाश्म मूर्ति स्थापित है। बाहुबली का महामस्तक अभिषेक वर्ष 2018 में आयोजित हुआ था। यह अभिषेक जल, इक्षुरस, दूध, चावल का आटा, लाल चंदन, हल्दी, अष्टगंध, चंदन का चूरा, 4 कलश, केसर वृष्टि, आरती, सुगंधित कलश, माँ शांति धारा एवं माँ अर्घ्य के साथ भगवान नेमिनाथ को समर्पित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कौशल भारत मिशन को डैश के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। सरकार द्वारा वर्ष 2015 में कौशल भारत मिशन शुरू किया गया था, जिसके तहत प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई गई है। इसका उद्देश्य
वर्ष 2022 तक भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करना है एवं समाज में बेहतर आजीविका और सम्मान के लिए भारतीय युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं प्रमाणन प्रदान करना है। कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा PMKVY का कार्यान्वयन किया गया है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किसने के अंतर्गत आता है? कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 8, रुक्मिणी देवी अरुणडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम रुक्मिणी देवी अरुणडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। वह एक थियोसॉफिस्ट थी जो एनी बेसेंट से बहुत प्रेरित थी। उन्होंने कला में उनके योगदान के लिए 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जो कि अभ्यास करने वाले कलाकारों को दी जाने वाली सर्वोच्च भारतीय मान्यता है, से उन्हें 1967 में संगीत नाटक अकादमी भारत को राष्ट्रीय संगीत अकादमी नृत्य और नाटक द्वारा सम्मानित किया गया। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने उन्हें 1968 में पशु अधिकार कार्यकर्ता के रूप में उनके काम के लिए प्राण मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया। तो प्राण मित्र पुरस्कार इनको मिला हुआ है और इनको 1956 में पद्म भूषण से भी सम्मानित है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद फर्स्ट में कहा गया है। अब हम अनुच्छेद फर्स्ट, सेकंड, 11 और 10 ये चारों अनुच्छेद को देख लेते हैं कि किसमें क्या क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद फर्स्ट में कहा गया है कि भारतीय संविधान में बहुत आर्टिकल और धाराएं हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 का मतलब है कि इंडिया जो भारत है राज्यों का एक संघ होगा। राज्य और उनके क्षेत्र पहली अनुसूची के अनुसार होंगे। भारत के क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहण करने वाले क्षेत्र शामिल हैं। अनुच्छेद 2 में क्या कहा है? अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकती है या नए राज्यों को कानून के आधार पर भारत में स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। ये नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 11 भी संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। मतलब जो अगर किसी को नागरिकता पहले मिल चुकी है कोई नियम से या कैसे, उनको अब समाप्त नहीं कर सकती है संसद के, अब उनको मान्यता उनसे नहीं छीन सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किए थे? तो किसने किए थे? वो किए थे दादा भाई नेहरू ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दादा भाई नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1866 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। संगठन का उद्देश्य सार्वजनिक हितों और भारतीयों के कल्याण को बढ़ावा देना है और ब्रिटिश जनता को भारत के बारे में सही जानकारी देना और ब्रिटिश प्रेस में भारतीय शिकायतों की आवाज़ उठाना है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वज थे। इसने जनरल ऑफ द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक अपनी पत्रिका का निर्माण किया। नेहरू जी ने 1867 में एसोसिएशन को अपना पहला व्याख्यान दिया। 1912 में महिलाओं को एसोसिएशन में स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया? तो किसने किया था? नारायण राणे ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में खादी इंडिया पवेलियन में आपको भारत की बहुजातीय सामुदायिकता, सांस्कृतिक विविधता, रंग बिरंगे कपड़े और पारंपरिक शिल्प एक छत के नीचे देखने को मिला। खादी इंडिया पवेलियन वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल की थीम को दर्शाता है। केंद्रीय MSME मंत्री श्री नारायण राणे ने MSME राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, KYEC अध्यक्ष श्री मनोज कुमार, MSME सचिव श्री BB स्वैन
और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की गरिमाई उपस्थिति में पवेलियन का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन ने। और हरित क्रांति किससे संबंधित थी? ये खाद्यान्न से संबंधित थी। सारी क्रांति किस किस से संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित थी? श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? ये भी देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत 1950 से 1970 के बीच हुई थी। इसकी शुरुआत भारत में 1966 में कांग्रेस नेता लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में हुई थी। इसे तीसरी कृषि क्रांति के रूप में जाना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्हें वर्ष 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। हरित क्रांति का जन्म स्थान और कब्रगाह मैक्सिको है, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको के मूल निवासी थे। भारत में डॉक्टर एस.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति के किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर और मांस से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। पीली क्रांति तेल बीज से। भूरी क्रांति चमड़ा और कोको से। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा से। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट और उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 13, मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए? तो कितने अंक होने चाहिए मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए? 10 अंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हम थोड़ी डिटेल में जान लेते हैं कि मुकाबला कब कब समाप्त हो जाता है। पहला, 6 मिनट की अवधि के अंत में कुल स्कोर में जो पहलवान सबसे अधिक अंक जीतता है उसे मुकाबले का विजेता घोषित किया जाता है। अगर दोनों पहलवान के अंक बराबर हैं तो टाई ब्रेक में मुकाबला चला जाता है। फ्री स्टाइल पहलवान के मैच के किसी भी चरण में अपने प्रतिद्वंदी पर 10 अंकों की बढ़त बनाने की स्थिति में मुकाबले के परिणाम की घोषणा कर दी जाती है और अंक हासिल करने वाले पहलवान का तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो फ्री स्टाइल में अगर 10 अंक से ज़्यादा बढ़त बना ली है तो उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। वैसे 6 मिनट की अवधि में जिसका स्कोर ज़्यादा होगा उसको घोषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो उत्तर पूर्वी पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित हैं। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहती है। कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। कौन से बल के कारण? कोरियालिस बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 15, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14, क्योंकि 2 परमाणु से बनता है। N2 को नाइट्रोजन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक N है। इसका परमाणु क्रमांक 7 है। सामान्य ताप और दाब पर यह गैस है तथा पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% नाइट्रोजन ही है। यह सर्वाधिक मात्रा में तत्व के रूप में उपलब्ध पदार्थ भी है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और प्राय अक्रिय गैस है। इसकी खोज 1773 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16, असम का शास्त्रीय नृत्य डैश से प्रेरित है? तो किससे प्रेरित है? यह भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? असम राज्य का। शास्त्रीय नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है जो क्षत्रिय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का आधार है। यह एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों में हुई है और इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव को दिया जाता है। क्षत्रिय को संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। तो क्षत्रिय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया था? वर्ष 2000 में। क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संपार्श्विक की आवश्यकता डैश है? तो इसकी नहीं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। माइक्रो फाइनेंस केवल वित्तीय सेवाओं की श्रृंखला है जिसमें ऋण, बचत और बीमा शामिल है। ये सेवाएं छोटे व्यवसाय मालिकों और गरीब उद्यमियों तक विस्तारित की जाती है जिनके पास कोई संपार्श्विक और सीमांत धन नहीं है और अन्यथा वे अपनी कठोर प्रक्रियाओं के साथ नियमित बैंकों से ऋण के लिए पात्र नहीं होंगे।
अक्सर ये सूक्ष्म ऋण उन लोगों को दिए जाते हैं जो विभिन्न व्यवसाय में काम कर रहे हैं, जिनमें किसान, कृषक, मछली पकड़ने, बढ़ाईगिरी और परिवहन आदि शामिल है। ऋण की राशि छोटी होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में 50,000 रुपये तक और शहरी क्षेत्रों में 1,25,000 रुपये तक, इसलिए इसका नाम माइक्रो फाइनेंस पड़ा। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बबीता सिंह को। निरंतर उद्यमी बबीता सिंह को शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और राजनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है। अप्रैल 2022 में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में उन्हें सम्मानित किया गया। ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 सम्मान दुनिया भर के नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? तो कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? तो जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है बुखार। जीवाणु संक्रमण से बुखार भी होता है, हैजा वैजा इसी का परिणाम होता है। यहाँ कुछ जीवाणु संक्रमण और जीवाणु रोगों के सामान्य लक्षण के बारे में जानते हैं। पहले बुखार, सर दर्द, उल्टी, दस्त, थकान महसूस करना, आँख, गर्दन या कमर में सूजन, ये सब जीवाणु संक्रमण के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विषम का चयन करें। संकेत कृषि प्रक्रिया। तो कृषि प्रक्रिया में छिड़काव भी होता है, हम कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, खाना नहीं होता, बुवाई भी होती है, जोतना भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा विषम हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ये जीके का सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब जो थर्ड सेक्शन था वो मैथ का था, इसके 20 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 12% की क्रमिक छूट के बाद उसे 9,504 में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य डैश है। तो इसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा कि माना अंकित मूल्य x है, अब उसके कितनी परसेंट छूट दी है? पहले 10%, तो 90/100, छूट के बाद 10% छूट दे दे तो कितना बचेगा? 100 में से 10 गया तो 90, तो 90% बचेगा। फिर 12% छूट, तो इसका 88/100 बराबर क्या हो जाएगा? 9,504। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू अंकित मूल्य क्या निकल के आ जाएगा? x बराबर 9,504 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 90/88। तो ये 90 इंटू 88 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इनको काट पीट के x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12,000 रुपये। तो अंकित मूल्य उस वस्तु का क्या हो जाएगा? 12,000। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF 6 है और उनका LCM 2,53,080 है। यदि एक संख्या 4,218 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या होगी 360। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कैसे? वो इस प्रकार हो जाएगा कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF, मतलब महत्तम समावर्तक इंटू लघुत्तम समावर्तक। अब गणना कर देंगे क्योंकि हमको पहली संख्या दी हुई है और LCM और HCM दिया हुआ है। तो पहली संख्या क्या है? 4,218। दूसरी संख्या हमको निकालनी है HCF 6 और LCM कितना है? 2,53,080। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, इसका भाग चल जाएगा, 4,218 का बराबर आ जाएगा 380। तो दूसरी संख्या हो जाएगी 380। ये फॉर्मूला होता है, दो संख्या गुणनफल बराबर उनका LCM इंटू HCM, ये इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? 3/5, 7/10, 11/15 और 13/20। अब हमको यहीं पे नज़र आ रहा है कि 3/5 का मतलब क्या होता है? 0.6 होता है। 7/10 मतलब 0.7, 11/15 ये आया होगा कम से कम 0.73 के इक्वल। 13/20 मतलब 13 में 2 का भाग देंगे तो 6.5 और नीचे एक और 0 तो 0.65। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? ये थर्ड हो जाएगी, 11/15। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, मोहन और सोहन एक ही स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर पर आवर और 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं। यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 4.5 आवर के बाद मोहन और सोहन के बीच की दूरी क्या होगी? तो क्या होगी? इसके लिए हम करेंगे कि दोनों के बीच चाल में कितना डिफरेंस है? 9 - 8 बराबर 1 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है कि 1 घंटे में दोनों के बीच में जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1 किलोमीटर की।
तो सीधी सी बात है, जब 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी हो जाती है तो 4.5 घंटे में कितनी की दूरी हो जाएगी? 4.5 किलोमीटर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का स्कोर 12, 9, 52, 34, 30, 22, 0, 56, 16, 27 और 72 है। टीम का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। तो औसत स्कोर क्या हो जाएगा? इनको हम सबको ऐड कर देंगे और 11 का भाग दे देंगे। 12 + 9 + 52 + 34 + 30, इनको ऐड करेंगे तो ये कितने आ जाएगा? ये आ जाएगा 330। इसमें भाग देंगे 11 का तो ये चला जाएगा 30 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6, कपिल, मोहन और राजू एक कार्य को अलग अलग 18, 36 और 54 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन मोहन ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया और राजू ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। वह समय ज्ञात करें जिसमें कार्य पूरा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 13 दिन में काम पूरा हो जाएगा जब ये तीनों मिलकर करेंगे। कैसे? वो इस प्रकार हो जाएगा कि माना ए, बी और सी के कार्य को अलग अलग क्रम से 18, 36 और 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो कुल कार्य कितना हो गया? कुल कार्य होता है, इनका हम एलसीएम निकाल देंगे तो 18, 36, 54 का एलसीएम आता है 108। तो ये हमारा कुल कार्य हो गया। अब दक्षता ए की कितनी है? तो हम 108/18 मतलब 6। ये एक दिन में 6 काम कर सकता है, 108 का 6। बी की दक्षता 108/36 तो ये 3 काम कर सकता है। सी की दक्षता 108/54 ये 2। इनकी दक्षता है 6, 3, 2। अब माने कि बी और सी तब तक कार्य नहीं छोड़ते जब तक कि कार्य पूरा नहीं हो जाता। जैसे हमको क्वेश्चन में दिया है कि बी कितने दिन पहले कार्य छोड़ देता है? बी छोड़ देता है 8 दिन पहले, मतलब मोहन, और राजू छोड़ देता है 6 दिन पहले। तो अगर ये दोनों कंटिन्यू काम करें तो बी की, मोहन की कितनी क्षमता 3 है दक्षता और राजू की दक्षता 2 है। तो मोहन 8 दिन पहले काम छोड़ता है, अगर ये नहीं छोड़ता तो कितना काम कर लेता? 24, 8 × 24 और राजू 12। तो टोटल ये हो गया 36। तो 36 को ऐड कर देंगे 108 में तो ये हो जाएगा 144। तो टोटल ये कार्य हो गया। अगर ये दोनों काम नहीं छोड़ते तो इतना कार्य टोटल कर लेते। अब हम इसको कर देंगे, तीनों की क्षमता कितनी है? एक की 6, एक की 3, एक की 2 है। तो इनको ऐड करेंगे तो 11। तो ये टोटल काम कितना है? 144/11 भाग देंगे तो ये जाएगा 13 बार। तो 13 दिन में अगर तीनों काम पूरा, अगर काम नहीं छोड़े और कंप्लीट तीनों मिलकर काम करें तो पूरा काम 13 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक विक्रेता 20 सेब 300 में खरीदता है और 15 सेब 300 में बेचता है। 300 को लाभ अर्जित करने के लिए कितने सेब खरीदे और बेचे जाने चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 60। कितने सेब खरीदे और बेचे जाने चाहिए? 60। कैसे? वो इस प्रकार हो जाएगा कि हमको बोला है कि 15 सेब बेचने पर 300 रुपये मिलता है उसे, और 20 सेब खरीदने पर 5 सेब बच जाते हैं उसके, क्योंकि 20 सेब कितने में खरीदे जाते हैं? 300 में, और 15 सेब वो 300 में बेच देता है। तो कितने सेब की बचत हो जाती है उसकी? लगभग 5 सेब की बचत हो जाती है। अब हमको प्रॉफिट कितना चाहिए? 300 रुपये का। तो कम से कम कितने सेब बचने चाहिए? 15 सेब। तो 5 सेब बच जाते हैं कितने पे? 20 पे। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 सेब कितने बचेंगे? 20 × 3 60 सेब खरीदेगा तो उसके 15 सेब बच जाएंगे। तो 15 सेब कितने के होते हैं? उसके 300 रुपये के, क्योंकि 15 सेब 300 रुपये में वो बेचता है। तो 300 का प्रॉफिट कमाने के लिए उसको 60 सेब खरीदने होंगे, तो उसमें से 15 सेब बच जाएंगे, क्योंकि वो 20 सेब खरीदता है। जब वो 15 सेब के मूल्य के बराबर में उसकी पूरी जो उसकी क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य होता है, वो निकल जाता है। 5 सेब बच जाते हैं। तो ऐसे ही हम 3 बार कर लेते हैं, मतलब 20 के बार 3 बार खरीदेंगे तो 5 सेब हर बार बच जाएंगे। तो टोटल 15 सेब बचे। तो 15 का जो वो वापस से बेच देगा उनको बचे हुए को, तो वो 300 रुपये आ जाएंगे, क्योंकि 15 सेब 300 में वो बेचता है। क्वेश्चन नंबर 8, 9% वार्षिक की दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले 30,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 5,643 बनता है। तो समय अवधि ज्ञात कीजिए वर्षों में। तो समय अवधि कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वो कैसे? वो इस प्रकार हो जाएगा कि हम जानते हैं कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 + r/100 समय, क्योंकि ये मिश्र धन जब चक्रवृद्धि ब्याज हो तो ये फॉर्मूला लगता है। अब मिश्र धन हमको क्या दिया है? क्योंकि हमको मूलधन दिया हुआ है 30,000 और ब्याज दिया हुआ है 5,643। इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 35,643। मूलधन यहाँ नीचे आ जाएगा मिश्र धन के, तो मूलधन 30,000 बराबर दर कितनी है? 9%। तो 1 + 9/100 9/100 तो 109/100 के पावर समय। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे
तो ये किसका वर्ग हो जाएगा 109 का स्क्वायर। 109 का स्क्वायर करेंगे तो 11,881 और 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000। तो ये से जब हम जानते हैं कि आधार समान हो तो घात भी एक दूसरे इक्वल होंगी, तो समय बराबर हो जाएगा 2 साल। क्वेश्चन नंबर 9, अमूल ने अपने उत्पादों का मूल्य 20% से बढ़ा दिया। न लाभ न हानि के आधार पर उत्पादों को बेचने के लिए उन्हें कितनी छूट देनी चाहिए। कितनी छूट देनी चाहिए कि मान लें कि 100 रुपये उसने 20% बढ़ा दिया तो वो कितना हो गया 120। अब 120 हो गया 100 का 120। अब कितने का प्रॉफिट, अब उसको घटाना है तो कितने छूट देनी होगी, तो उसको 20 रुपये छूट देनी होगी। किस पे 120 पे, क्योंकि वो अंकित मूल्य हो गया तो 20 की छूट देगा 120 पे इंटू 100, तो कितना आ जाएगा ये 50/3%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 56 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या आ जाए आयतन कितना आ जाएगा 1,37,984 सेंटीमीटर। क्यों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वो कैसे, वो इस प्रकार हो जाएगा, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7 इंटू आर हमको दिया है 28, 28 इंटू 28, एच ऊंचाई हमको दी है 56। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1,37,984 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 11, समरीन और गरिमा एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। यदि समरीन अकेले काम करते हुए उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है तो गरिमा अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो गरिमा अकेले उसी काम को 40 दिनों में पूरा करेगी। वो कैसे, वो इस प्रकार करेगी कि समरीन और गरिमा एक साथ मिलकर एक काम कितने दिनों में करते हैं 8 दिनों में, मतलब 1/s प्लस 1/g बराबर उन दोनों की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 1/8। अब हमको दिया हुआ है कि समरीन अकेले काम करते हुए उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। तो समरीन की क्षमता कितनी है 1/s बराबर एक दिन की क्षमता 1/10। तो 1/g निकल जाएगी गरिमा की एक दिन की क्षमता 1/8 माइनस 1/10 क्षमता, मतलब वो हो जाएगा क्या कि एक दिन कितना कार्य कर सकती है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 80 आ गया। 10 माइनस 8 बराबर 2/80 अर्थात 1/40। ये गरिमा की क्षमता आ गई एक दिन की। तो पूरा काम करने के लिए तो पूरा काम बराबर हो जाएगा गरिमा का 1/40। 40 ऊपर चल जाएगा अर्थात 40 डेज में वो करेगी, क्योंकि 1/40 उसकी क्षमता है तो पूरे कंप्लीट कार्य के लिए उसको 40 दिन लगेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12, 40% वार्षिक दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से दे चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 200 है तो राशि क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 5,000। वो कैसे, वो इस प्रकार हो जाएगा कि साधारण ब्याज कितना है 40% और चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी 20% और समय 2 वर्ष हो जाएगा। तो टोटल कितना परसेंट ब्याज लगेगा 20% पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए प्लस 20 इंटू 120/100 अर्थात 20 प्लस 24 44%। पहले तो 40% ब्याज लगेगा साधारण ब्याज एक साल में और चक्रवृद्धि ब्याज 44% लगेगा टोटल। अब अंतर कितना है इनका 44% माइनस 40% बराबर 200, तो उनका अंतर हमको दिया है 200। अब 4% बराबर 200, 100% बराबर हो जाएगा 250 इंटू 100, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5,000। तो क्वेश्चन नंबर 13, एक स्कूटर की कीमत में 20% की कमी की गई और अब इसकी कीमत 72,000 रुपये है। इसका मूल मूल्य क्या था। तो कमी की गई 20%, उसके बाद रह गई 72,000। तो मान लो कि मूल मूल्य x है तो कितने परसेंट की कमी की 20%, तो कितना बचना चाहिए 80%। तो 80/100, x का 80/100 बराबर किसके होना चाहिए 72,000। अब मूल मूल्य के लिए x बराबर कितना हो जाएगा 72,000 इंटू 100/80। तो 8 से 72 अर्थात 8 9 72 अर्थात कितना हो जाएगा 90,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 14, 432, 648 और 576 का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से डैश और डैश है। तो इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ एलसीएम का सीधा फंडा होता है कि हमको सबसे मल्टीप्लाई करते चलेंगे, पहले 2 का भाग देंगे फिर 3 का 4 का, तो ये लास्ट में कितना हो रहा है 72 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 5,184। ये तो एलसीएम आ गया। एचसीएफ के लिए पहले हम
छोटी संख्या को बड़ी संख्या से में भाग देंगे तो 432 का भाग 576 में दिया, 1 वर्ग गया, 144 बचा। अब 144 का 432 में फिर से भाग देंगे, 3 वर्ग गया, 0 आ गया। फिर 144 का ही हम जो बची संख्या 648 उसमें भाग देंगे, भाग 4 वर्ग गया, लास्ट में 72 भाग 144 में देंगे तो 2 वर्ग गया तो 0। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 72 जो लास्ट में भाग जाता है। तो एचसीएफ हो गया। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हम 432 का निकाल लेते हैं अलग से, 648 का अलग से और 576 का, जो इनमें भाग देंगे वो कॉमन जो तीनों में रहेगी उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करके एचसीएफ निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 120 प्रति केजी वाले चावल को 155 प्रति केजी वाले चावल के साथ मिलाकर 135 प्रति केजी की दर वाला चावल मिश्रण प्राप्त किया गया हो। अनुपात हो जाएगा उस मिश्रण का 4:3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कैसे? वो इस प्रकार हो जाएगा कि पहले 120 प्रति केजी, दूसरा 155 प्रति केजी, दोनों को मिश्रण किया जाता है तो 135 प्रति केजी। तो उनका किस अनुपात में मिलाया गया है? तो 120 माइनस 135 15, 155 माइनस 135 20, तो कैंसिल हो जाएगा कितने बार, 5 चौको 20, 5 या 15। तो ये हम एलिगेशन मेथड से, ये हम मिश्रण विधि से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रमेश और नरेश एक ही बिंदु से 920 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर एक साथ समान दिशा में 40 मीटर पर सेकंड और 64 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। आरंभ से कितने समय बाद भी आप पहली बार पथ पर कहीं मिलेंगे? तो पहली बार कब, आरंभ से कितने समय बाद? तो 80 सेकंड बाद पहली बार पथ पर कहीं मिलेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वो कैसे? वो इस प्रकार की सापेक्ष चाल दोनों की क्या हो जाएगी, 64 माइनस 40 बराबर, एक की 64 है, एक की 40 मीटर पर सेकंड है, तो 64 माइनस 40 बराबर हो जाएगा 24 मीटर पर सेकंड। दूरी है 920 मीटर, तो हम दूरी अपॉन चाल, समय बराबर दूरी अपॉन चाल, 1920 अपॉन 24 तो 80 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 25,000 रुपये है। मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई और बाद में 20% कम किया गया। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य डैश है, तो वर्तमान मूल्य हो जाएगा 24,000 रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे? वो इसी प्रकार हो जाएगा कि 25,000 रुपये पहले 20% वृद्धि की गई तो 120 अपॉन 100, फिर 20% कमी की गई तो 80 अपॉन 100। कैलकुलेट करेंगे 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24,000। क्वेश्चन नंबर 18, 7, 4 और 7 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थ अनुपात हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कैसे? वो ऐसे हो जाएगा 7:4 अनुपात 7:x। तो ये हो जाएगा कितना, इनको मल्टीप्लाई होता है कि फर्स्ट का चौथे से और सेकंड का थर्ड से, तो 7x बराबर 4 × 7, x बराबर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 19, एक कंप्यूटर को 26,000 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह कंप्यूटर को 19,000 में बेचता है तो उसे कितनी हानि होगी? अब हम देखेंगे इसका जो हानि होगी वो होगी 24% की, जब वो 19,000 में बेचेगा। वो कैसे? वो इस प्रकार कि क्रय मूल्य पहले हम निकालेंगे कि 26,000, पहले उसको क्या है, 26,000 बेचने में 4% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 × 100/104 बराबर क्या हो जाएगा, 25,000 निकल के आ जाएगा इसका क्रय मूल्य। क्योंकि 25,000 पर 4% का लाभ होता है तो वो 26,000 होता है, तो 26,000 से वापस 25,000 पर लाना है तो 26,000 इंटू उल्टा हो जाएगा 100/104 बराबर, तो यह आ जाएगा कट पिट के 25,000। ये क्रय मूल्य हो गया। अभी क्रय मूल्य हमको दिया है 19,000 के 19,000 में बेचना है, तो कितना कम, 6,000 कम, 6,000 किस पे, 25,000 पे इंटू 100, तो हानि परसेंट हो जाएगी 24%। क्वेश्चन नंबर 20, उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल डैश है जिसकी भुजा 0.75 सेंटीमीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा हमको दी है 6 × 0.75 × 0.75, कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 3.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम हिंदी वाले सेक्शन की बात करते हैं। चौथा सेक्शन हिंदी का था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला ऑप्शन देखते हैं, रघु ने निकिता को मिठाई दी, तो ये सही है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। मैं बचपन में वहाँ जाता था, इसमें भी कोई गलती नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, ये गलत है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं पढ़ सकते या नहीं लिख सकते, इसको अधूरा वाक्य है, ये पूरा वाक्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए।
इस पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या होती है, कहावत होती है, हम खूब गाँवों में बोला जाता है। तो ये कहावत होगी। आख्यायिका, कहानी, गाथा, तो ये तीनों नहीं होगी, कहावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। राम कुशल कारीगर है, तो रेखांकित शब्द है कुशल। कुशल मतलब निपुण, उस कार्य में दक्ष, निपुण, दक्ष, तो ये इसके पर्यायवाची शब्द है। चंचल नहीं हो सकता, भुवन नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता, तो ये निपुण है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, उसे यहाँ आने के लिए बोल दो। उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसे यहाँ आने के लिए बोल दो, तो यहाँ पर क्रिया संबंधी अशुद्धि देखनी है। उसे यहाँ आने के लिए बता दो, ये भी नहीं होता। उसे यहाँ आने के लिए भेज दो, ये भी नहीं होता। उसे यहाँ आने के लिए कह दो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसे यहाँ आने के लिए सूचना दो, तो ये भी हम नहीं बोलते। आम बोलचाल में ही हम जो वाक्य प्रयोग करते हैं उसी को हम अच्छे से गौर करें तो हमारा आंसर निकल जाता है कि उसे यहाँ आने के लिए कह दो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा। तो क्षेत्र का होता है क्षेत्रीयता, कि भाववाचक देखना है जिससे भाव जुड़ा हो। जो क्षेत्रीयता से जुड़ा होता है, निक की क्षत्रिय, ये तो एक तरह का वर्ण हो गया। क्षेत्रित, क्षेत्रीय ऐसा नहीं होता। क्षेत्रीयता मतलब एक जुड़ाव हो गया, भाव हो गया कि किसी इस क्षेत्र के लोगों का भारत में संघर्ष आम बात हो गई, किसी क्षेत्र विशेष के लिए इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्षेत्रीयता। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब व्यर्थ की पढ़ाई लिखाई करना, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ाई लिखाई करना गलत, अत्यधिक प्रयास करना गलत, बहुत पढ़ना नहीं, बिना मतलब का काम करना, है ना। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब बेफुजीली कार्य करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लकीर का फकीर होना। क्योंकि पुरानी परंपरा के साथ चलना, लकीर का फकीर होना मतलब जो पीछे से चली आ रही है उसी को वो फॉलो करता है, नहीं कि कुछ चेंज। तो ऐसा उसके लिए बोला जाता है भाई ये तो लकीर का फकीर है, जो लकीर चलती आ रही है उसी लकीर को आगे बढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पीताम्बर डैश उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। पीताम्बर का अर्थ है पीले रंग का वस्त्र, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यह ऐसा पीताम्बर होता है, पीले हैं अंबर जो कि हम समास में यूज लेते हैं, या पीले रंग का वस्त्र। पीले रंग का व्यक्ति नहीं, अंबर मतलब पीत मतलब पीला, अंबर मतलब कपड़ा। पीले रंग का रथ गल, पीले रंग का आकाश गल। क्वेश्चन नंबर 9, प्रातः काल में सूरज की किरणें मन को भाती हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। पर्यायवाची शब्द देखना है, किरण का क्या हो जाएगा, एक नहीं होता। प्रभात मतलब सुबह होता है, जया, जया भी नहीं होता। रश्मि, रश्मि होता है, किरण होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10, आशा से बहुत अधिक इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो आशा से बहुत अधिक, वांछित नहीं, वांछित तो मतलब जिससे पिछड़ जाना। प्रतिच्छेद, प्रतीत ये भी नहीं होता। इच्छित मतलब इच्छा के जो मांगा हो। आशा प्लस अतीत मतलब आशा से अतिक मतलब आशा से बहुत अधिक, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11, महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था। निम्न में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है। विकर्षण, अनाकर्षण, विकर्षण, अपकर्षण, तो विलोम शब्द नहीं है। तो विकर्षण होता है, अनाकर्षण भी होता है, अपकर्षण होता है, लेकिन विपकर्षण इसका पर्यायवाची शब्द हो जाता है आकर्षण का, इसलिए जो विलोम नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12, बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि वर्तनी वाला शब्द है। तो हमको खूब पता है कि बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे, तो बाद अंकुर, इसमें अंकुर मेन शब्द है अंकुर, ये इसमें अशुद्ध है, तो ये इसका अंकुर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 3 ये गलत हो गया कि बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे, न कि अंकुर। क्वेश्चन नंबर 13, जो अंडे से जन्म लेता है वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। जो अंडज से, सीधी सी बात है, जो अंडे से जन्म लेता है अंडज कहलाता है। अंडज मतलब जो अंडे से जन्म लेता है, अन प्लस जय, जैसे जन्म। क्वेश्चन नंबर 14, उद्यम से ही सफलता मिलती है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। उद्यम का जो हमको विलोम शब्द देखना है, तो उद्यमी, उद्यम का ही पर्यायवाची हो गया, नकारा भी नहीं होता, प्रयत्न भी नहीं होता।
तो ये होता है निरुद्यम। उद्यम का निर प्लस उद्यम, निरुद्यम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, जिसको लांघना कठिन हो तो उसको बोलते हैं दुर्लंघ्य, मतलब जिसको लांघा नहीं जा सकता, लागने में बहुत कठिनाई हो, दुर्लंघ्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16, अभी एक हमको गद्यांश दिया होता है, इस गद्यांश में हमको 5 विकल्प होते हैं भरने के लिए रिक्त स्थान। तो हमको जो हमारा जो गद्यांश है उसको पढ़ के जो वाक्य के अकॉर्डिंग जो फिट बैठा है उसको फिट बैठाना है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 में देख लेते हैं रिक्त स्थान फर्स्ट। एक बार बिल्ली ने उचक्कर 2 में से कितना, 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। तो 5 3 4 नहीं आएगा क्योंकि अंडे तो 2 है, तो 2 में से कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। रेगिस्तान 2 में देखेंगे, मेरी माँ ने डैश तो दे तो उसे दुख हुआ। मेरी माँ ने देखा, देख नहीं आएगा, मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पकड़ा सूंगा सोचा, ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 18, तीसरी जगह तो उसे दुख हुआ, उसने स्टूल पर चढ़कर, स्टूल के लिए स्टूल में स्टूल तक नहीं, स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और 19वें में रेगिस्तान 4 में क्या आएगा, लेकिन कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। तो 5वें में तो गया आएगा, चौथे में क्या आना चाहिए, लेकिन इस कोशिश में, इसकी कोशिश में नहीं आएगा क्योंकि अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए कोशिश में भी नहीं आ सकता, इससे कोशिश में नहीं, इसलिए लेकिन इस कोशिश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और 20 में तो आएगा गया, तो वैसे ही फिट बैठ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये हमारे 1 फरवरी 2023 का जो आफ्टरनून वाले शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन हुआ। इसके बाद हम इवनिंग वाले शिफ्ट के पेपर सॉल्यूशन कराएंगे 1 फरवरी 2020 के। सारे सेट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर की भी सीरीज हम लाने वाले हैं, जो यूपी पुलिस की 60,000 की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।